Guys, please subscribe and like my channel. Let's go. जहर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो फुल पॉइजन बॉडी एक अजीबोगरीब संरचना है जो किसी व्यक्ति को जहर को अवशोषित करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देती है। इसे पहचानने का तरीका पेट के निचले हिस्से पर एक छोटी 7 रंग की रेखा है। ये रेखा अंदर जहर की शक्ति बढ़ने के साथ बढ़ेगी और जब ये हृदय तक पहुंचेगी तो वो फुल पॉइजन बॉडी अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होगी, लेकिन व्यक्ति को 10,000 जहरों द्वारा निगले जाने का दर्द भी सहना होगा। इस विवरण के नीचे रेनबो पॉइजन बुक ने वो फुल पॉइजन बॉडी के विनाशकारी प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया है। चूंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसे खोलना चुना, इसलिए यह कोई वापसी का रास्ता नहीं था। अभी के लिए उसका विषैला शरीर अपने प्रारंभिक चरण में था, इसलिए जब वह होश में थी तो गुफी के साथ शारीरिक संपर्क कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर वह बेहोश हो जाती या उसका विषैला शरीर परिपक्व हो जाता तो वह जो भी छूती वह मर जाता। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी चिंताओं को एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया, ये सोचकर कि उसने उन्हें अच्छी तरह से छिपाया है, भले ही सिस्टम ने उसकी सभी भावनाओं को ईमानदारी से रिपोर्ट किया हो। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करता है। भावना अंक जोड़ 100। गूफी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और हमेशा की तरह व्यवहार किया। दोनों कई और दिनों तक छोटी घाटी में रहते रहे। छोटी घाटी में जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक था और गूफी ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस तरह का आरामदायक जीवन जीना जारी रखना चाहता है तो वह मजबूत बनने का प्रयास करना बंद नहीं कर सकता। इस बीच जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के दूसरे हिस्से में जुन ए रबी भी जियाओयान की तलाश कर रही थी, लेकिन उसके अनिश्चित रास्ते के कारण उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि उसके खजाने की मदद से भी। जुन ए ने जियाओयान से दूर जाते हुए पर्वत श्रृंखला में और गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही वह गहराई में गई, लिंग यंग जो चुप और छाया की तरह थी अचानक बोली, मिस, ऐसा लगता है कि पास में एक रैंक 6 जादुई जानवर है। जुन ए ने एक पल के लिए सोचा और खुद से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर चली गई हूँ। भाई जियाओयान की वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जाने में सक्षम नहीं होगा। उसे अभी भी बाहरी इलाके के पास ही होना चाहिए। छठी रैंक का जादुई जानवर ऐसा नहीं था जिससे जियोयान लड़ सके, इसलिए वह और अंदर नहीं गया होगा। जुन ए ने अपने कदम पीछे खींचने और बाहरी क्षेत्रों में जियोयान की तलाश जारी रखने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी, सोच रही थी कि क्या भाई जियोयान इतना समय बीत जाने के बाद सुरक्षित है और गो कबीले के लोगों के असली इरादे क्या हैं। उसी समय गूफी ने दूर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। उसने एक पल के लिए सोचा, उतार चढ़ाव की तीव्रता को देखते हुए, और निष्कर्ष निकाला कि छठी रैंक के जादुई जानवर को उकसाया गया होगा। छठी रैंक के जादुई जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय थे और ऐसा लग रहा था कि किसी चीज या किसी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था या यहाँ तक कि उन्हें अपमानित भी किया था। गूफी ने अपनी आंखें मूंद लीं। इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में क्या यह एमेथिस्ट विंगलान किंग और यू के बीच की लड़ाई हो सकती है? यूं उसे जादुई जानवर की आभा के स्रोत का स्पष्ट रूप से आभास हुआ। मूल कहानी से परिचित एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में गूफी ने तुरंत वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया। अध्याय 27 नायिका को बचाना। शुरू में गूफी ने इस झंझट में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर जाग गई थी तो उसे उसके साथ कुछ और दिन बिताने चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके भयानक जहर शरीर के छिपे खतरों को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इस पर विचार करने के बाद गूफी को एहसास हुआ कि मूल कहानी में एक महत्वपूर्ण चरित्र होने के नाते यून के पास काफी किस्मत होनी चाहिए। यहाँ तक कि यून से लड़ने वाले नीलम पंख वाले शेर राजा के पास भी एक साधारण जादुई जानवर की तुलना में कहीं अधिक किस्मत होगी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने वहां जाकर चीजों की जांच करने का फैसला किया। इस बात से चिंतित कि उसके अचानक गायब होने से लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित हो सकता है, उसने जाने से पहले संक्षेप में समझाया, लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत है, अपना ख्याल रखना। लिटिल फेरी डॉक्टर अनिच्छुक महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि एक सूक्ष्म अनिच्छा महसूस करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर केवल सिर हिलाकर और आज्ञाकारी रूप से सहमत हो सकता था। आसमान में तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव लगातार दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाजें पैदा कर रहे थे। गूफी की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी क्योंकि वह अपनी आभा को छुपा रहा था और गड़बड़ी के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश नीले और बैंगनी रंग से भरा हुआ था, लगभग आधे आकाश को कवर कर रहा था। यहाँ तक कि आलसी सफेद बादल भी उन दो रंगों से रंगे हुए थे। एक और गड़गड़ाहट गूंजी और गूफी ने देखा कि नीलम पंख वाले शेर राजा द्वारा उत्सर्जित बैंगनी प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। एक संक्षिप्त निर्माण के बाद बैंगनी प्रकाश अचानक संघनित हो गया। बस एक पल में विशाल बैंगनी प्रकाश की एक गहरी बैंगनी किरण में संकुचित हो गया, केवल आधा फुट चौड़ा। आकाश में प्रकाश की किरण बिजली की तरह आगे बढ़ी, इसकी गति भयानक थी। केवल 2 छलांगों में यह आकाश में छोटी आकृति के सामने प्रकट हुई। गूफी की दृष्टि से दूर से भी वह आकृति की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में महिला ने एक साधारण गाउन पहना हुआ था जो उसके कामुक रूप को और भी निखार रहा था। उसने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी जो हरे रंग की चमक बिखेर रही थी। उसके काले बाल एक सुंदर फीनिक्स बन में सजे हुए थे। उसका सुंदर चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन अब एमेथिस्ट विंगलान किंग की अंतिम सीलिंग तकनीक के कारण उसकी पहले की शांत अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई थी। यह महिला स्पष्ट रूप से यून थी, जो मूल कहानी का पात्र था जिसने एमेथिस्ट विंगलान किंग से लड़ाई की थी। एमेथिस्ट सील। जैसे ही बैंगनी रोशनी आसमान में टिमटिमाती थी, एमेथिस्ट विंगलान किंग की गहरी दहाड़ पहाड़ों में गूंजती थी। एमेथिस्ट सील ने यून के सामने हवा के ब्लेडों से थोड़ी देर के लिए टकराकर उन्हें चकनाचूर कर दिया। जब भव्य युद्ध अपने अंत के करीब था तब गूफी अभी पहुंचा था। प्रकाश की बैंगनी किरण यून द्वारा लगाए गए कई विंडशील्ड को चीरती हुई आखिरकार उसके शरीर में घुस गई। नीलम पंख वाले शेर राजा ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने विशाल पंजे को यून की ओर पटक दिया, जिसने अपनी तलवार के हल्के झटके के साथ प्रकाश की एक महीन किरण भेजी जिसने नीलम पंख वाले शेर राजा के तीखे सीन का आधा हिस्सा काट दिया। दहाड़, धिक्कार है। दर्द में दहाड़ते हुए नीलम पंख वाले शेर राजा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पंजे ने बेजोड़ ताकत से यून की छाती पर वार किया। एक कठोर धातु जैसी चीख सुनाई दी जब यून ने जोर से मारा। एक छोटा सा मुंह खून से लथपथ हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यून दूर चली गई और शेर राजा की नजरों से जल्दी से गायब हो गई। हालांकि तब तक वह बहुत थक चुकी थी और बेहोश हो गई। हुश, संयोग से उसका बेहोश शरीर गूफी की दिशा में गिर गया। यह गूफी क्षण भर के लिए हैरान, सहज रूप से खून से लथपथ यून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे पकड़कर उसने दोनों की आभा को छिपा दिया। उसे ढूंढो और उस मानव महिला को जीवित खोजना सुनिश्चित करो। एमेथिस्ट विंगलान किंग यह महसूस करते हुए कि यून की आभा गायब हो गई थी, उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसने अपने अधीनस्थ निचले स्तर के जादुई जानवरों को उस क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजा जहां यून भाग गई थी। इस बीच गूफी पहले ही यून को पास की एक गुफा में ले जा चुका था।
गुफा के अंदर हरे पत्थर से बना एक पत्थर का मंच था। युन युन गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए गूफी ने उसे सावधानी से नीचे रखा और उस महिला को देखा जिसने एमेथिस्ट विंगलान किंग को चुनौती देने की हिम्मत की थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो गूफी को आश्चर्य हुआ। उसे सुंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी भौहें रंगी हुई थीं और त्वचा जैद जैसी थी। उसकी हड्डियों की संरचना और रंग रूप का एकदम सही मिश्रण था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह नाजुक और सफेद थी और उसके काले बाल पीछे की ओर बड़े करीने से बंधे हुए थे। गूफी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात थी उसकी महान और सुंदर आभा। उसकी निगाह उसके नाजुक चेहरे पर घूमी, फिर नीचे की ओर चली गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी छाती पर उसकी जैद जैसी गर्दन के नीचे 5 भयानक पंजे के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था और उसके कपड़े लाल हो गए थे। वह इतनी बुरी तरह से घायल हो गई है। अगले ही पल गूफी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे युन युन को खिला दिया। गोली छठी कक्षा की एक उपचार गोली थी जिसका असर उल्लेखनीय था। युन युन के भयानक घाव जल्दी से ठीक हो गए। हालांकि गोली प्रभावी थी, लेकिन उपचार प्रक्रिया के दौरान शरीर को दर्द का अनुभव होता है। जैसे ही गोली का असर हुआ, युन युन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान दिखाई दिया। इसके बावजूद उसका रूप आकर्षक बना रहा। ऐसा लगता है कि मैंने जो गोलियां परिष्कृत की हैं वे अच्छी तरह से काम करती हैं। युन युन के हाव भाव धीरे धीरे शांत होते देखकर गूफी ने भी राहत की सांस ली। हालांकि थोड़ी देर बाद युन युन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखें ठंड से चमक रही थीं क्योंकि वह गूफी को घूर रही थी। उसका व्यवहार उसकी पिछली नाजुक स्थिति से बिल्कुल अलग था। युन युन सतर्क महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। आप कौन हैं? युन युन ने संदेह के संकेत के साथ पूछा, उसके सामने अपरिचित युवक को देखते हुए। जब गूफी ने उसे पहले गुफा में ले जाया था तो युन युन को थोड़ी देर के लिए होश आया था। उसने उसके चेहरे की धुंधली झलक देखी थी, लेकिन फिर वह सब कुछ भूल गई थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक अनजान आदमी के सामने युन युन सहज रूप से सावधान महसूस कर रही थी। पहले तुम एमेथिस्ट विंगलान किंग से लड़ते हुए घायल हो गई थी, गूफी ने शांति से कहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें उपचार की गोली दी तो तुम अब ठीक हो। हालांकि तुम्हारे शरीर पर खून खतरनाक लग रहा है, लेकिन घावों से खून बहना बंद हो गया है और लगभग ठीक हो गया है। ये सुनकर युन युन ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कमजोर है और अपनी डुकी हुई का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह जल्दी से समझ गई कि यह एमेथिस्ट विंगलान किंग की एमेथिस्ट सील के कारण हुआ था। युन युन के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर गूफी ने अपना गला साफ किया और कहा, जहां तक सील की बात है, चिंता मत करो, तुम इसे कुछ दिनों में तोड़ पाओगी। युन युन को उत्सुकता महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। इस समय युन युन गूफी के बारे में कुछ उत्सुक हो गई। उससे कम उम्र का दिखने के बावजूद उसके पास न केवल वह ताकत थी जिसे वह पहचान नहीं सकी, बल्कि उसे एमेथिस्ट सील जैसी तकनीक की भी पूरी समझ थी। अध्याय 28। युवा पुरुष, बहुत घमंडी मत बनो। क्या तुम डू के पूर्वज हो? मुझे पहले बचाने के लिए धन्यवाद। युन युन से कृतज्ञता की एक ईमानदार आवाज आई। हालांकि युन युन इस बात को लेकर उत्सुक थी कि गूफी जैसा युवा व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की खतरनाक गहराई में अकेले कैसे जा सकता है। इस समय गूफी ने अपनी आभा को नियंत्रित किया था, अपनी असली ताकत को प्रकट नहीं किया। अगर युन युन को पता होता तो वह चौंक जाती। युन युन ने गूफी को सिर से पैर तक स्कैन किया। उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। युन युन को भ्रम महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। अजीब बात है, उसकी साधना किस स्तर की है? मैं इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रही हूँ? युन युन ने अपना माथा रगड़ा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अनुमान लगाया कि उसकी समझने की क्षमता सील से प्रभावित हो सकती है। क्या तुम एक कीमियागर हो? युन युन ने पूछा। उसने सुना था कि एक उपचार की गोली लेने के बाद उसकी चोटें ठीक हो गई थीं। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया, सीधे तौर पर स्वीकार किया। ये सुनकर युन युन की दिलचस्पी बढ़ गई। इतना युवा और पहले से ही एक कीमियागर, उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल था। छोटे लड़के, तुमने मुझे बचाया, इसलिए भविष्य में मैं तुम्हें एक मास्टर कीमियागर से मिलवा सकता हूं जो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। युन युन ने पिल्किंग गूहे के बारे में सोचा, जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। आज गूफी से इतना बड़ा उपकार प्राप्त करने के बाद उसने उसे गूहे से मिलवाकर उसका बदला चुकाने के बारे में सोचा, जो उपकार वापस करने के समान होगा। आखिरकार पिल्किंग गूहे एक छठे दर्जे के कीमियागर थे जो पूरे जियामा साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। कोई जरूरत नहीं, गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। युन युन के ज्ञान के साथ वह जिस उच्चतम स्तर के कीमियागर को जान सकती थी, वह छठे स्तर का कीमियागर गूहे होगा। लेकिन गूफी पहले से ही 7वें स्तर का कीमियागर था, इसलिए उसे गूहे के मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर गूहे को गूफी के कीमिया कौशल के बारे में पता होता तो वह संभवतः गूफी के मार्गदर्शन की तलाश करता। गूफी को गिरता देख युन युन ने आगे नहीं बढ़ते हुए विषय बदल दिया। वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। गूफी, ये सुनकर युन युन दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाले युवक का उपनाम गूहे के समान होगा। गू, क्या आपके और पिल्किंग गूहे के बीच कोई संबंध है? युन युन ने उत्सुकता से पूछा। दूर से भी कोई संबंध नहीं, गूफी ने शांति से जवाब दिया। ठीक है, शायद मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। युन युन अजीब तरह से हंसा। मैंने पहले ही आपकी बात सुन ली थी। आप शेर राजा से बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की तलाश में थे और इसे कीमिया के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे, है ना? गूफी ने पूछा। हाँ, लेकिन शेर राजा व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इसे जबरदस्ती लेना पड़ा। हालांकि मैं लापरवाह थी और इसकी जीवन सीलिंग तकनीक से घायल हो गई। युन युन ने सिर हिलाया। अभी भी उसके शरीर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के बारे में सुनकर गूफी, जो मूल कहानी से परिचित थी, ने तुरंत कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग आमतौर पर डू मास्टर दायरे को बढ़ाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। क्या आप बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? वास्तव में युन युन हैरान थी कि गूफी इतना सब जानती थी। युन युन को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। वह वास्तव में अपने शिष्य नालन्यानरान के लिए बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रही थी। तुम्हारे जैसे युवा व्यक्ति जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में क्यों आए? युन युन अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए और पूछ बैठी। गूफी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर इस यात्रा का अपना उद्देश्य बता दिया। वास्तव में मैं यहाँ नीलम पंख वाले शेर राजा को अपने वाहन के रूप में वश में करने आया हूँ। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल शेर राजा वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको इसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अपनी ताकत से आप शेर राजा को नहीं हरा सकते। गूफी के अगले शब्दों ने युन युन को स्तब्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। ये युवक कह रहा है कि वह नीलम पंख वाले शेर राजा को अपने वाहन के रूप में वश में करना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? युन युन को गहरा सदमा लगा। वह छठी रैंक का जादुई जानवर था, नीलम पंख वाला शेर राजा।
युन युन को सदमा लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। युन युन ने अपने सदमे को अच्छी तरह से छिपाया, लेकिन गूफी ने सिस्टम प्रॉम्प्ट के माध्यम से इसे आसानी से पहचान लिया। वह मन मन मुस्कुराया। हे, ये सिर्फ छठी रैंक का जादुई जानवर है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। युन युन की प्रतिक्रिया से गूफी हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय गूफी ने आदतन अपनी आभा को छिपाया। इसके अलावा परेशानी से बचने और नीलम पंख वाले शेर राजा की खोज से बचने के लिए उसने अपनी साधना के स्तर का खुलासा नहीं किया, जिससे युन युन को लगा कि वह सिर्फ शेखी बघा रहा है। ये युवक इतना अहंकारी क्यों बोल रहा है? हालांकि गूफी आगे समझाने में बहुत आलसी था और गुफा से बाहर निकलने लगा। गूफी को बाहर निकलते देख युन युन, जिसकी चोटें हीलिंग पिल की बदौलत कुछ हद तक ठीक हो गई थी, भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। इस समय गुफा के बाहर अराजकता का माहौल था, हर जगह जादुई जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। इससे पहले नीलम पंख वाले शेर राजा युन युन को ढूंढने में असमर्थ और अपने आधे सींग खोने के दर्द में एक भयानक दहाड़ लगाई जो पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। कई निचले दर्जे के जादुई जानवर डर से कांप उठे, अपने घोंसलों में वापस जाना चाहते थे, लेकिन शेर राजा ने उन्हें युन युन के ठिकाने की तलाश करने के लिए मजबूर किया। मूल कहानी में जियोयान द्वारा युन युन को बचाने के बाद वह अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण उसकी आभा को पूरी तरह से छिपा नहीं सका। उसे गुफा के बाहर कुछ खुशबू छिपाने वाला पाउडर छिड़कना पड़ा, और चूंकि निचले दर्जे के जादुई जानवर अपनी खोज में पूरी तरह से सक्षम नहीं थे, इसलिए वे भागने में सफल रहे। हालांकि गूफी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत ने उसे युन युन के शरीर से किसी भी आभा को बाहर निकलने से सीधे रोकने की अनुमति दी। लेकिन अब जब वे बाहर थे तो उसने युन युन की आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इस प्रकार बाहर कदम रखने के तुरंत बाद युन युन की आभा ने जादुई जानवरों के एक बड़े समूह को आकर्षित किया। युन युन को इसका एहसास हुआ और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ओह नहीं, ये जानवर शेर राजा के आदेश के अधीन हैं। उन्होंने मेरी गंध पकड़ ली है। हो सकता है कि मैंने तुम्हें इसमें घसीटा हो। मुझे वास्तव में खेद है। युन युन को खेद है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी नज़र में गूफी अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि वह एक दू सम्राट थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और शायद गूफी की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। स्पष्ट रूप से युन युन को अभी भी लगा कि गूफी पहले शेखी बघार रही थी। हालांकि अगले ही पल युन युन ने देखा कि गूफी बस हवा में तैर रही थी। उसके पीछे कुछ भी नहीं था। युन युन के विपरीत, जिसे उड़ने के लिए डुक्यूई के पंखों की आवश्यकता थी, गूफी बस आकाश में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, बिना किसी चीज पर निर्भर हुए। युन युन दंग रह गया। युन युन को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या ये डू पूर्वज है? उसके दिमाग में जो शब्द आया वह अविश्वसनीय था, और पहली बार युन युन के आमतौर पर शांत चेहरे पर विस्मय की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक छोटा लड़का जो केवल 16 या 17 साल का दिखता था, फिर भी उसके पास इतनी ताकत थी। भले ही युन युन को जियामा साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसे कई लोग सम्मान देते थे, गूफी की जबरदस्त प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अध्याय 29। वह यहाँ क्यों है? क्या ये जियाओ यान के लिए हो सकता है? शेर राजा, क्या तुम मेरे पीछे चलने को तैयार हो? गूफी आसमान में तैर रहा था, उसकी पलकें झुकी हुई थीं और उसकी आवाज हवा के साथ बह रही थी, जो डुक्यूई से प्रभावित थी, दूर दूर तक फैल गई। उसकी आवाज में भयानक दबाव जादुई जानवरों से भरे इस खतरनाक क्षेत्र में गूंज रहा था। निचले दर्जे के जानवर जो नुकीले दांतों और पंजों के साथ करीब आ रहे थे, गूफी की भारी आभा को महसूस करने के बाद तुरंत पीछे हट गए और डर से कांप उठे। भले ही वह सीधे उन पर निशाना नहीं लगा रहा था, लेकिन वे और करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। हर नजदीकी जादुई जानवर जो पहले क्रूर था, अब उसकी आंखों में आतंक भर गया था। रैंक 2 जादुई जानवर ब्लैक ईगल को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। रैंक 3 जादुई जानवर आइस वुल्फ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.05। रैंक 4 जादुई जानवर ब्लैक बियर को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यह आभा बहुत दूर नहीं, एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने गूफी के शब्द सुने। हालांकि वह उस जबरदस्त आभा से गूफी की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था, फिर भी यह उसका क्षेत्र था। युद्ध शुरू होने से पहले पीछे हटना असंभव था। जल्द ही एमेथिस्ट विंग लायन किंग की विशाल आकृति आकाश में दिखाई दी। उसने गूफी के नीचे खड़े युन युन पर नजर डाली और उसकी आंखों में जानलेवा चमक चमक उठी। फिर उसने गूफी पर ध्यान केंद्रित किया, मानव भाषा में बोला, मानव विशेषज्ञ, क्या तुम भी मेरा एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल लेने आए हो? जब वह बोला तो लायन किंग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अगर गूफी युन युन की तरफ से यहाँ होता तो आज खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। नीलम पंख वाले शेर राजा को बेचैनी महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 50। नहीं, नीलम आत्मा क्रिस्टल मेरे लिए बेकार है। शेर राजा की भावनात्मक बदलाव को देखते हुए गूफी ने हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर शेर राजा को राहत की अनुभूति हुई, लेकिन गूफी के अगले शब्दों से उसका गला भराया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम में मेरी सवारी बनने की क्षमता है। गूफी का चेहरा शांत रहा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा जिससे शेर राजा के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। नीलम पंख वाले शेर राजा को सदमा और गुस्सा महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। क्या तुम चाहते हो कि मैं, ये राजा, तुम्हारी सवारी बनूं? कितना घमंडी हूँ। इस समय शेर राजा गुस्से में था। एक जादुई जानवर के रूप में, विशेष रूप से उच्च रैंक वाले के रूप में, इसे मनुष्यों द्वारा वश में करना लगभग असंभव था। वे गर्व से पैदा हुए थे और कभी भी मनुष्यों के सामने अपना सिर नहीं झुकाते थे। भले ही किसी मनुष्य की ताकत उनसे ज्यादा हो, वे समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस वजह से बाजार में बिक्री के लिए एक जीवित वयस्क जादुई जानवर मिलना बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर जादुई जानवरों को मार दिया जाता है, उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उनके उपयोगी अंगों को बेच दिया जाता है। जो लोग एक पूरा जादुई जानवर खरीदना चाहते हैं, उन्हें अक्सर केवल अंडे या छोटे भोले जानवर के बच्चे ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े परिवारों के संरक्षक जादुई जानवरों को छोटी उम्र से ही पाला जाता है, जिससे परिवार के प्रति वफादारी सुनिश्चित होती है। आश्चर्यचकित मत हो, एक बार जब तुम मेरी सवारी बन जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि यह तुम्हारा अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है। शेर राजा के उग्र क्रोध को नजरअंदाज करते हुए गूफी ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आभा को पूरी तरह से छोड़ दिया। जैसे ही यह शक्तिशाली दबाव डाला गया, न केवल आसपास के निम्न श्रेणी के जादुई जानवर डर के मारे घुटने टेककर जमीन पर कांपने लगे, बल्कि शेर राजा को भी एक अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। दूसरी ओर यूं को गूफी की सुरक्षा के कारण कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह अभी भी गूफी की भयानक ताकत को महसूस कर सकती थी। यूं को झटका लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। नीलम पंख वाले शेर राजा को झटका और डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 603। जादुई जानवर जमीन को चकनाचूर करने वाला भालू डरता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। हालांकि यूं को दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मजबूत का सामना करते समय कमजोर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली नीलम पंख वाले शेर राजा भी एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। युन की नजर अनजाने में गूफी की आकृति पर पड़ी। आखिर वह कौन है?
गूफी के चारों ओर की आभा का विस्तार जारी रहा, जिसमें डूक्यूई की असीम मात्रा बाहर की ओर बढ़ रही थी। उसी समय इस स्थान से कुछ दूरी पर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में लिंग यंग ने भी भयानक आभा को महसूस किया। वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दिखाई दे रहा था। यह आभा क्या गड़बड़ है? जुनर ने हैरान होकर पूछा। लिंग यंग बचपन से ही उसका अभिभावक था और उसके लिए इस तरह का हैरान करने वाला भाव दिखाना बेहद दुर्लभ था। आखिरकार उसकी छाया के रूप में लिंग यंग को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शांत रहना था। लेकिन अब लिंग यंग को असामान्य रूप से उत्तेजित देखकर जुनर को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, हालांकि उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। लिंग यंग इस आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। हालांकि जुन एक भी शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी ताकत लिंग यंग के बराबर नहीं थी, इसलिए वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाई। वह केवल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह एक बहुत मजबूत आभा थी। मिस, मुझे इसे फिर से महसूस करने दो। लिंग यंग अविश्वसनीय इसे एक बार फिर महसूस करने की कोशिश की। उसने पाया कि यह अभी भी उसके पहले के संदेह से मेल खाता है। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने जुन एर को देखा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। ये यंग मास्टर गूफी की आभा है। लिंग यंग की आवाज रुक गई और फिर उसने निश्चितता के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। इस परिचित और शक्तिशाली आभा में कोई गलती नहीं थी, ये केवल यंग मास्टर गूफी की हो सकती है। गूफी, ये सुनकर जुन एर हैरान रह गई। वह हैरान थी कि गूफी इस जगह क्यों आया था। महाद्वीप के करीब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण के लायक कुछ भी नहीं था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना गू क्षेत्र से नहीं की जा सकती। जब गूफी ने प्रशिक्षण के लिए गू क्षेत्र छोड़ा तो वह ऐसी बंजर जगह के लिए अधिक समृद्ध भूमि को नहीं छोड़ेगा। गू क्षेत्र में किंगशान टाउन के बारे में किसने सुना था? मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बारे में किसने सुना था? क्या यह महज संयोग था कि वे एक दूसरे से मिले, या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है कि गूफी भाई शियाओ यान के लिए यहाँ आया था? जुन एर के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार कौन था जिसने उसे शियाओ यान की सुरक्षा के लिए चिंता से भर दिया। वह हाल ही में उसे न पा पाने के कारण बेहद चिंतित थी। आखिरकार जुन एर गूफी की ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह गू कबीले का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर गूफी ने वास्तव में शियाओ यान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो शियाओ यान के साथ मौजूद रहस्यमय विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाएगा। जुन एर ने घबराहट में अपने निचले होंठ को काटा और लिंग यंग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। क्या होगा अगर वह आभा गूफी भाई शियाओ यान और उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच लड़ाई से थी? उसे क्या करना चाहिए? समय बीत रहा है, हम जितना भी समय निकालेंगे भाई शियाओ यान को उतना ही अधिक खतरा होगा। जुन एर ने अब संकोच नहीं किया। चलो गूफी को ढूंढते हैं। ये देखकर लिंग यंग ने जल्दी से उसका साथ दिया और डूक्यूई उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर भागा। इस समय जुन एर गूफी को ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन अपने पूर्व पति को देखने की उसकी उत्सुकता लालसा के कारण नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि उसका पूर्व पति उसके पुराने प्यार को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्याय 30 पूर्व पति और पूर्व पत्नी घर से दूर मिलते हैं। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर गूफी द्वारा अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट करने के बाद एक बार अराजक और अभिमानी निम्न स्तरीय जादुई जानवर तुरंत चुप हो गए। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा भी क्षण भर के लिए रुक गए। गूफी ने हल्के से आगे कदम बढ़ाया, उसकी हरकतें टहलने जैसी सहज थीं। फिर भी अचानक से आई आवाज के बाद वह तुरंत नीलम पंख वाले शेर राजा के सामने आ गया। गति इतनी भयानक थी कि शेर राजा भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शेर राजा के सामने खड़े होकर गूफी एक चींटी के समान छोटे दिखाई दिए, लेकिन शेर राजा ने एक बेहद खतरनाक आभा को महसूस किया, मौत का एक लंबे समय से खोया हुआ एहसास। इस पर्वत श्रृंखला पर हावी होने के बाद शेर राजा ने लंबे समय से ऐसा भयानक खतरा महसूस नहीं किया था। नीलम पंख वाले शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। तेज दिल की धड़कन ने शेर राजा की खोपड़ी को झंझना दिया। उसने दहाड़ लगाई और सहज रूप से गूफी पर हमला करने के लिए अपने विशाल पंजे को आगे बढ़ाया। शेर राजा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अगर उसने गूफी को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यून यून का चेहरा बदल गया जब उसने शेर राजा के अचानक हमले को देखा। हालांकि वह गूफी की शक्ति को महसूस कर सकती थी, लेकिन शेर राजा के विशाल शरीर की तुलना में उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। यून यून को तनाव और चिंता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या वह ठीक रहेगा अगर वह पंजा उसे लगे? हालांकि अगले ही पल शेर राजा का भारी पंजा, जो एक पहाड़ की तरह शक्तिशाली था, अचानक बीच हवा में रुक गया, जैसे कि उसने ब्रेक मारा हो, 1 इंच भी आगे नहीं दबा पा रहा था। उसी समय आसमान में तीव्र धातु की टक्कर की आवाज गूंजी। टक्कर के केंद्र में कठोर शोर और विशाल ऊर्जा विस्फोट के कारण आसपास के निम्न स्तर के जादुई जानवरों ने खून उगलना शुरू कर दिया। यून यून ने बिना पलक झपकाए अपनी नजरें केंद्रित की। उसने आंखें सिकुड़ी और महसूस किया कि गूफी ने एक हाथ आगे बढ़ाया था। विशाल पंजे की तुलना में वह छोटा हाथ हाथी के बगल में चींटी की तरह था, फिर भी उसने उतरते हुए विशाल पंजे को रोक दिया था। यून यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। ये कैसे संभव है? यून यून ने कहा। उसकी सील लगभग पूरी तरह से खुल गई थी, जिससे उसे बाहरी ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा था। उसे जो झटका लगा वह यह था कि वह महसूस कर सकती थी कि गूफी ने कोई रुकी हुई ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। उसने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया था और केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके छठे दर्जे के जादुई जानवर के पूर्ण शक्ति हमले को रोक दिया था। और यह कोई साधारण छठे दर्जे का जादुई जानवर नहीं था। नीलम पंख वाले शेर राजा को अपने पंजे से तेज दर्द महसूस हुआ जब उसके हमले को गूफी ने आसानी से रोक दिया। नीलम पंख वाले शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। उसने सहज रूप से अपने पंजे को जल्दी से वापस खींच लिया, डर की लहर महसूस की। शेर राजा यून यून से अधिक शक्तिशाली और एक बुद्धिमान जादुई जानवर होने के नाते काफी ज्ञान रखता था। यह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि गूफी ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके हमले को रोक दिया था। इसके अलावा गूफी की अभिव्यक्ति शांत रही, यहाँ तक कि सहजता का संकेत भी दिखा। जादुई जानवर हमेशा अपने मजबूत शरीर के लिए जाने जाते थे, जबकि मनुष्य अक्सर अपने शारीरिक रूप में कमजोर होते थे। लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई थीं। गूफी बिना किसी डूक्यूई का उपयोग किए शेर राजा के पूर्ण बल के हमले को आसानी से रोक सकता था। नीलम पंख वाले शेर राजा का फर खड़ा हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गूफी का शरीर कितना भयानक होगा? गूफी ने अपना हाथ हिलाया, यह महसूस करते हुए कि चुनौती उसके प्रयास के लायक भी नहीं थी। उसे सिस्टम पैनल पर यह देखना याद आया कि उसका शरीर 78वें स्तर पर था, जो शाही वंश के साथ देर से चरण के 7वें रैंक के जादुई जानवर की शारीरिक शक्ति के बराबर था। जादुई जानवर की खेती के बाद के चरणों में प्रत्येक रैंक एक गुणात्मक छलांग थी। छठे और 7वें रैंक के बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा था। शाही वंश की अतिरिक्त ताकत का उल्लेख नहीं करना। अगर गूफी गंभीर हो जाए तो वह आसानी से अपनी शारीरिक शक्ति से नीलम पंख वाले शेर राजा को हरा सकता है।
अपनी पसंद से मेल खाने वाला जादुई जानवर ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए गूफी ने धैर्य खोने से पहले उसे एक बार और मनाने का फैसला किया। मेरा विश्वास करो, मेरा वाहन बनना तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होगा। भविष्य में 7वीं रैंक या 8वीं रैंक तक पहुंचना संभव है, जो इस पर्वत श्रृंखला में सीमित रहने से कहीं बेहतर है। नीलम पंख वाले शेर राजा को झिझक महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 5-0। शेर राजा को डराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद गूफी ने खतरे को इनाम के साथ जोड़ने के महत्व को समझा, इसलिए उसने कुछ शर्तें रखी। गूफी ने हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि शेर राजा अभी भी झिझक रहा था और फिर से बोला, मैं तुम्हें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी दूंगा। खतरे और इनाम के ऐसे बेहतरीन मिश्रण और गूफी द्वारा दिखाई गई क्षमता के साथ शेर राजा आखिरकार डगमगा गया। नीलम पंख वाले शेर राजा को अनिश्चितता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 5-0। ऐसे भविष्य के अद्वितीय विशेषज्ञ का अनुसरण करना, भले ही वह एक सवारी हो, बहुत शर्मनाक नहीं लगता। इसके अलावा गूफी ने उसे पहले ही पर्याप्त सम्मान दे दिया था। अगर शेर राजा ने फिर भी मना कर दिया तो उसे आज मौत का सामना करना पड़ सकता है। इससे भी बदतर, गुफा में उसके शावक भी खतरे में होंगे। नमस्कार गुरु, शेर राजा ने कहा। इस प्रकार अपने विकल्पों को तौलने के बाद गर्वित नीलम पंख वाले शेर राजा ने आखिरकार अपना सिर झुकाकर गूफी के सामने समर्पण करने का फैसला किया। अच्छा, गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नीचे युन ने पूरा दृश्य देखा। युन को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 1-0। वह इतनी हैरान थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। गूफी की शक्ति लगातार उसकी समझ को चकनाचूर कर रही थी, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा। युन सोच में पड़ गई, क्या ऐसा राक्षस वास्तव में मौजूद है? आकाश में गूफी नीलम पंख वाले शेर राजा को निर्देश देना जारी रखती है। अब जब तुमने समर्पण कर दिया है तो मेरे साथ इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ने की तैयारी करो। जहां तक तुम्हारे शावक की बात है उसका ख्याल खुद रखना। फिर वह जमीन पर उतरा और युन के पास पहुंचा। युन को शर्मिंदगी महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 1-0। युन के लिए अजीब महसूस करना दुर्लभ था। उसने सोचा था कि वह पहले शेखी बघार रहा था, लेकिन अब गूफी के प्रति उसका रवैया चुपचाप बदल गया था। वह अब उसे एक युवा अपरिपक्व योद्धा के रूप में नहीं देखती थी। ये कमजोर की मजबूत के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। साथ ही ये सोचकर कि उसने पहले गूफे की सिफारिश कैसे की थी, वह इसे हंसी मजाक से दूर नहीं रख सकी। गूफी ने थोड़ा मुस्कुराया, आमतौर पर भावहीन बर्फीली सुंदरता को चिढ़ाने के लिए। अचानक जब उसने पूर्व की ओर देखा तो उसका माथा सिकुड़ गया। वह यहाँ क्यों है? उसने बुदबुदाया। युन हैरान उसकी निगाहों का अनुसरण करती रही लेकिन चुप रही। गूफी ने भौहें सिकुड़ी, थोड़ा परेशान महसूस किया। ये दोनों मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? भले ही जुनर और लिंग यंग ने जानबूझकर अपनी आभा प्रकट नहीं की थी, लेकिन गूफी की शक्तिशाली आत्मा ने महसूस किया कि वे इस स्थान के पास आ रहे थे।